वेलकम बैक। फाइनली 20 मिनट के ऊपर की वीडियो आ गई भाइयों। बहुत मेहनत लगी है इसमें, लेकिन व्यूज और हाइप पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो सोचता हूँ सीरीज बंद कर दूं भाइयों। थोड़ा नीचे सपोर्ट बनाओ यारो। सुपर चैट एक तो बनता है और अब मेंबरशिप की वीडियो अपलोड भी चालू हो जाएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं और ओबिटो भला एक छोटे से लड़के के सामने पसीना कैसे बहा सकते हैं? तभी आसमान से अचानक गुच्चो से नोजुत्सु की आवाज गूंजी। देखते ही देखते गामा बुंटा आसमान से गिरा और सीधा ओबिटो के खड़े होने की जगह पर आ धमका। कुछ ही देर में ओबिटो उसके नीचे से निकल आया और सामने खड़े शख्स को देखते ही चौंक गया। वो था मशहूर इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट जिराया। उसे समझ आ गया कि आज यहाँ सास्के को खत्म करना मुमकिन नहीं। आसपास से कोनोहा के शिनोबी भी पहुंचने लगे, तो ओबिटो ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने सबके खिलाफ पावर अप वर्जन स्टॉर्म फ्यूरियस डांस छोड़ा। सारे शिनोबी ने मिलकर वाटर शील्ड से उसका सामना किया। आग और पानी की टक्कर से हवा में घना भाप भर गया। ओबिटो ने इसी अफरा तफरी में खुद को समेटा और कोनोहा से निकल भागा। सास्के ने थककर सांस छोड़ी। वाकई ओबिटो जैसा बंदा संभालना हो तो बेहतरीन जेंजुत्सु वाला होकाजे नारुतो चाहिए। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा, सामने उसकी पिछले जन्म की पत्नी साकुरा खड़ी थी। सालों बाद उसे देखकर सास्के का चेहरा भले शांत था, लेकिन दिल के अंदर गहरी हलचल थी। पर वो जानता था यह पुरानी भावनाओं में खोने का वक्त नहीं। उसने साकुरा को इशारा किया कि वो काकाशी की खोई हुई आंख का इलाज करे। फिर उसने बस एक लाइन कही, थैंक यू, और बिना रुके कोनोहा छोड़कर वापस ओरोचिमारू के बेस लौट गया। वापस पहुंचकर सास्के ने ओरोचिमारू और यामातो को कोनोहा में घटी हर बात बताई। साथ ही ओरोचिमारू से काकाशी की आंख ठीक करने का तरीका ढूंढने की विनती की। ओरोचिमारू ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर सास्के को ऊपर से नीचे तक देखा, कोई चोट नहीं थी। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। इसी बीच अमेगाकुरे की झील के बीचों बीच नारुतो आखिरकार चुपके से गांव में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा, पेन ने बारिश के जरिए उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। उसने महसूस किया कि आने वाले शख्स की चक्रा बहुत बड़ी है। तुरंत उसने कोनान को कहा कि वो कागज में बदलकर जासूसी करे। नारुतो ने आसमान की तरफ देखा। अमेगाकुरे की बारिश रुक चुकी थी। उसे समझ आ गया, पेन ने कदम उठा लिया है। जल्द ही कोनान की पेपर बटरफ्लाइज को नारुतो मिल गया। उसने पेन को रिपोर्ट कर दी, यह तो 9 टेल्स का जिनचुरिकी है। पेन नारुतो के मकसद को नहीं जानता था, पर जब जिनचुरिकी खुद चलकर आ गया, उसे जाने देना बेवकूफी होती। उसने कोनान से कहा, पहले इसे रोक कर रखो, मैं तैयारी करके खुद बाहर आता हूँ पकड़ने। थोड़ी देर बाद हजारों कागजी तितलियां एक साथ जुटी और उनके बीच से कोनान का रूप बना। वह आसमान में एक फरिश्ते की तरह मंडरा रही थी। उसने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? नारुतो ने साफ साफ कहा, मुझे पेन से मिलवाओ। मकसद समझते ही कोनान ने बिना देर किए कागजी हमला शुरू कर दिया। नारुतो ने हल्की हंसी के साथ बड़ा रासे नगन बना दिया। अटैक को तोड़ते हुए रासे नगन सीधे कोनान की तरफ बढ़ने लगा। वो अब बच नहीं सकती थी, लेकिन तभी नारुतो का रासे नगन अचानक सिकुड़ने लगा। नारुतो समझ गया कि ये जरूर पेन के प्रेटापाट की स्किल है। उसने रासे नगन हटाया और 2 कदम पीछे हो गया। अचानक एक बड़ा केकड़ा समन होकर उसके पैरों के नीचे से निकला और हमला किया। नारुतो की रिएक्शन स्पीड कमाल की थी। उसने पीछे से 2 चक्रा आर्म्स निकाले और उस केकड़े को पकड़ लिया। फिर एक हाथ से उसे चूर चूर कर दिया। ऊंचाई से लड़ाई देख रहे देवपाठ टेंडो पेन को सारा माजरा समझ आ गया। इसने तो 9 टेल्स की पावर पूरी तरह मास्टर कर ली है। तभी तो अकेला ही हमले के लिए अमेगाकुरे घुस आया। कुछ परछाइयां आसमान से गुजरी और 6 पाथ्स ऑफ पेन मैदान में उतर आए। पूरा पेन 6 पाथ्स स्क्वाड अब सामने था। नारुतो ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने मौजूद पेन में से एनिमल पाथ को छोड़कर बाकी सब वही थे जिनसे वो पिछले जन्म में कोनोहा में लड़ा था। हर पेन की एबिलिटी उसे हाथों की लकीरों की तरह याद थी। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने सीधे देवपाठ से कहा, मुझे नागातो के असली शरीर तक ले चलो। ये सुनते ही देवपाठ गंभीर हो गया। उसने पूछा, तुम्हें पेन के राज्य के बारे में पता कहां से चला? नारुतो ने कुछ भी बताने से इनकार किया। तभी देवपाठ ने हाथ उठाया और चलाया। बांशो तेनिन यूनिवर्सल पुल। उसकी प्लानिंग साफ थी, नारुतो को पकड़कर ह्यूमन पाथ से उसकी यादें पढ़ लेगा। नारुतो ने चक्रा आर्म्स से एक चट्टान को पकड़कर खुद को रोका, पर बांशो तेनिन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी। वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाया। चूंकि आसपास सिविलियन एरिया था, उसने रासेन शुरिकेन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हजारों शैडो क्लोन्स बनाकर अपने असली शरीर को खींचकर पीछे हटाया और आखिरकार उसने इस जुत्सु को न्यूट्रलाइज कर दिया। इतनी भारी ग्रेविटी महसूस करके नारुतो भी मान गया, यहाँ का पेन पिछले जन्म वाले पेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और ये सच भी था, क्योंकि पिछले जन्म में पेन जब नारुतो से लड़ा था तब वो पहले से ही युद्ध से कमजोर हो चुका था। लेकिन ये वाला नारुतो भी पहले वाला सिर्फ सेज मोड सीखने वाला लड़का नहीं था। अब वो पूरी तरह तैयार शिनोबी था। अमेगाकुरे को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसलिए उसने तय किया जल्दी खत्म करना होगा। नारुतो ने हैंड साइन बनाकर हजारों शैडो क्लोन्स तैयार किए और पेन को चारों तरफ से घेर लिया। हजारों नारुतो बनाम 6 पेन दृश्य इतना जबरदस्त था कि देवपाठ को छोड़कर बाकी पेन टिक ही नहीं पाए। बचे हुए क्लोन तुरंत टूट पड़े। ठीक उसी वक्त देवपाठ ने शिन्नरा टेंसेई ऑलमाइटी पुश छोड़ दिया। एक ही वार में सारे क्लोन उड़ गए। लेकिन तभी एक कुनाई उसके सामने आ गिरी। उस पर अजीब सा जुत्सु मार्क बना था। देवपाठ के माथे पर पसीना आ गया। ये तो फ्लाइंग राइजन का मार्क। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही नारुतो असली शरीर के साथ टेलीपोर्ट हो गया। अगले ही पल एक रासे नगन सीधे देवपाठ के सीने में धंस गया। यहीं से नारुतो ने एक एक करके सभी पेन को हरा दिया। उसने देवपाठ के सीने में लगी काली रॉड निकाली
और उसे उल्टा इस्तेमाल करके नागातो का लोकेशन ट्रेस कर लिया। लोकेट करने के बाद उसने 9 टेल्स मोड हटाया, सिर्फ सेज मोड एक्टिव रखा और नागातो की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसकी नजर उस पूरे इलाके पर पड़ी जहां अभी अभी खौफनाक जंग हुई थी। उसके चेहरे पर भारी भावनाएं साफ झलक रही थीं। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। पिछले जन्म में उसने अपने शिक्षकों से वादा किया था कि होकागे बनने के बाद वो कोनोहा में हमेशा के लिए शांति लेकर आएगा, लेकिन जब वह सच में होकागे बना, कोनोहा को कभी असली शांति नसीब नहीं हुई, बल्कि वो दोबारा से अकात्सुकी का बेस बन गया और हालात और भी बुरे हो गए। नारुतो उस हमेशा रोते हुए गांव को देखकर मन ही मन बोला, ये कर्ज मैंने छोड़ा था, इस बार मैं इसे दोगुना चुका कर जाऊंगा। कुछ देर बाद वो अकेले ही नागातो के सामने पहुंच गया। दोनों चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी आखिरकार फिर आमने सामने थे। कोनन तुरंत घबराकर नागातो के सामने आकर खड़ी हो गई, पर नागातो ने उसे पीछे हटने को कहा। असल में वो भी नारुतो से बात करना चाहता था, क्योंकि वही पहला इंसान था जिसने आसानी से पेन के 6 पार्ट्स को हरा दिया था। पहले की तरह नागातो ने अपने 2 बड़े दर्द नारुतो के सामने रखे। नारुतो ने सुनकर हामी भरी और नागातो के शांति के नजरिए को समझा। वो बोला, पहले मुझे लगता था कि लोग बस एक दूसरे को समझ लें तो असली शांति अपने आप आ जाएगी, लेकिन जब उस क्लैन ने हमला किया तब समझ आया कि बिना ताकत के शांति रेत पर बने मकान जैसी होती है। लेकिन गुरुजी, जो दर्द आपने झेला वो सब दरअसल किसी एक इंसान की रची हुई साजिश थी। ये सुनकर नागातो की आंखों में तेज हलचल हुई। नारुतो आगे बोला, सबसे पहले रिनेगन तुम्हारी शक्ति नहीं थी, उस असली आंखों का मालिक था उचिहा मादारा, कोनोहा के संस्थापकों में से एक। ये सुनकर नागातो के कई सालों की आस्था हिल गई। वो इसे मानने को तैयार नहीं था। अचानक एक काला रॉड उसके नीचे की मशीन से निकलकर सीधे नारुतो की ओर चला गया। नारुतो ने न तो बचने की कोशिश की, न ही कोई जुत्सु किया। उसने रॉड को अपने शरीर में घुसने दिया। नागातो ने नजदीक से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नारुतो वहीं खड़ा रहा, शांत। उसके भीतर सील्ड 9 टेल्स की दहाड़ उठी, लेकिन नारुतो ने कहा, कुरामा शांत रह, मैं संभाल लूंगा। उसने नागातो का कंट्रोल झेलते हुए काला रॉड निकाल फेंका, आगे बढ़ा और मुट्ठी आगे करते हुए बोला, मुझसे फिस्ट बम्प करो, फिर सब समझ आ जाएगा। नारुतो की आंखों में अटल भरोसा देखकर नागातो को याहिको याद आ गया। उसने कोनन की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि अगर नारुतो इतनी करीब से उनकी पकड़ से निकल सकता है तो अभी वो किसी भी हालत में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें भरोसा था कि नारुतो अब कोई चाल नहीं चलेगा। एक दूसरे की नीयत समझने के बाद नागातो और कोनन दोनों ने नारुतो के साथ फिस्ट बम्प किया। जैसे ही मुट्ठियां टकराईं, नारुतो की पिछली सारी यादें आध्यात्मिक रूप से उनके मन में बहने लगीं। सब देखने के बाद नागातो और कोनन का दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। उन्हें समझ आ गया कि यादें भले नकली बनाई जा सकती हैं, लेकिन बॉन्ड कभी नकली नहीं हो सकता। यहीं से दोनों ने नारुतो पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भविष्य भी हो सकता है। अंत में नागातो ने पिछली बार की तरह ही वही फैसला लिया। उसने नारुतो पर भरोसा करते हुए शांति का भविष्य उसकी झोली में डाल दिया। लेकिन नारुतो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और नागातो से कहा, हाथ फिर से आगे बढ़ाओ। जैसे ही दोनों की हथेलियां दोबारा टकराईं, नागातो के सफेद बाल धीरे धीरे वापस अपने पुराने लाल रंग में बदलने लगे। कमजोर शरीर भी फिर से तंदुरुस्त हो गया। अचानक हुए इस बदलाव से नागातो हैरान रह गया। उसने पूछा, ये हुआ कैसे? नारुतो हंसते हुए बोला, चक्रा नाम की चीज की कोई कमी नहीं है मेरे पास, और आगे चलकर मुझे नागातो की मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले उनका शरीर ठीक करना ही मेरा फर्ज था। हालांकि नागातो ने नारुतो का चक्रा लेकर अपनी हालत तो सुधार ली, लेकिन हांजो के हमले में जो उसकी दोनों टांगें उड़ गई थीं, वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। इसीलिए नारुतो ने फैसला किया कि वो फ्लाइंग राइजिन से नागातो को चुपके से कोनोहा ले जाएगा और फिर त्सुनादे से उनका इलाज करवाएगा। कोनन ये सुनकर खुश हो गई। उसे ख्याल आया कि अब वो नागातो के साथ मिलकर शिनरा टेंसी और बंशो तेनिन और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगी। उसने कागज से एक फूल बनाया और नारुतो को थमाते हुए कहा, अब से मैं भी उस शांति के सपने का हिस्सा हूँ। नारुतो ने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो नागातो को लेकर वापस उड़ने ही वाला था, नागातो अचानक गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी लगाई हुई सीलिंग बैरियर तोड़ दी है। ये चक्रा बिल्कुल ओबितो जैसा है, वही नकाब पोश। क्योंकि नागातो पहले ही नारुतो की यादें देख चुका था, तो उसे पता था कि वो आदमी मादारा नहीं बल्कि ओबितो है। नारुतो ने बस हल्की सी मुस्कान दी। वो पहले ही अमेगाकुरे में दाखिल होते वक्त छुपे हुए जेत्सु पर नजर डाल चुका था। उसे अंदाजा था कि ओबितो जैसा शकी इंसान खुद जरूर देखने आएगा कि आखिर 9 टेल जिंचुरी की यहाँ क्या कर रहा है। नारुतो ने नागातो और कोनन को आराम करने को कहा, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एक सुनहरी चमक के साथ वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और ओबितो से करीब 30 मीटर की दूरी पर आकर रुक गया। ये वही सेफ डिस्टेंस था जहां से वो कमुई को रिएक्ट करके डॉज कर सकता था। ओबितो की ये नारुतो से पहली मुलाकात थी। उसे समझ आ चुका था अगर नारुतो यहाँ खड़ा है तो मतलब नागातो हार चुका है। उसने ठंडे लहजे में कहा, नागातो का रिनेगन मुझे सौंप दो। नारुतो ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम आज भी इतने ही चालाक हो
हो जितना पहले थे, पर मेरे भाई की आंखें तुम्हारी नहीं है। एक ही पल में ओबितो की पहचान कई जगहों से लीक हो गई और खफा होकर उसने मास्क उतारकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो नारुतो को पकड़कर अपने शेरिंगन से पूछताछ करना चाहता था। तभी अचानक फायर स्टाइल स्टॉर्म डांस शुरू हो गया। नारुतो ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो पुरानी यादें ताजा कर दी। उसने हाथ जोड़कर टोड ऑयल फ्लेम बुलेट लॉन्च की। दोनों आग की तकनीकें आपस में भिड़ी और एक दूसरे को खत्म कर गईं। नारुतो ने तुरंत दर्जनों शैडो क्लोन निकाल दिए और ओबितो की तरफ दौड़ पड़ा। उसका प्लान था क्लोन्स की मदद से डबल कमुई से बचना। ओबितो ने सही वक्त पकड़कर उसके सारे क्लोन खत्म कर दिए और फिर उसके असली शरीर के पीछे प्रकट हुआ ताकि कामुई से उसका सिर घुमा सके। जैसे ही ओबितो ने कामुई का इस्तेमाल करके नारुतो का सिर उड़ा देने की कोशिश की, नारुतो ने अपनी इविल इंटेंट सेंसिंग एबिलिटी से खतरे को पहले ही महसूस कर लिया था। ओबितो के प्रकट होते ही वो तुरंत दूसरी दिशा में फ्लाइंग राइजन से फ्लैश हो गया। ओबितो ने जब नारुतो की पीठ देखी जो अभी अभी फ्लाइंग राइजन से गायब हुआ था, तो एक पल के लिए उसे अपने पुराने सेंसी मिनाटो की झलक दिखाई दी। नारुतो लगातार दर्जनों शैडो क्लोन को एक्टिव रखे हुए था, जिससे ओबितो की दोनों कामुई अटैक उसे सही से लॉक नहीं कर पा रही थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का 10 टेल्स से लड़ने की स्ट्रेटजी इतनी गहराई से जानता होगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। ओबितो ने एक हाथ जमीन पर रखा और रेन फ्लेम बैरियर को एक्टिव कर दिया। साथ ही काले निशान लाल रंग की बैरियर की बाहरी दीवार पर फैलने लगे। ये वही नई तकनीक थी जो उसने दोनों आंखें हासिल करने के बाद बनाई थी। नारुतो को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी फ्लाइंग राइजन से बाहरी दुनिया की कनेक्शन पूरी तरह कट चुकी है। वो अब जाल में फंसा हुआ था, एक मटके में मछली की तरह। कुरामा ने उसे फौरन कहा, चलो 9 टेल्स पावर से इस बैरियर को तोड़ दो। लेकिन नारुतो उस वक्त हिडन रेन विलेज के अंदर था। अगर उसने कुरामा की ताकत छोड़ी तो पूरा गांव तबाह हो जाता। इसलिए उसने कुरामा की बात नहीं मानी, बल्कि सेज मोड को ऑन किया और बैरियर के अंदर दर्जनों फ्लाइंग राइजन कुनाई फेंक दिए। ओबितो की नजर थोड़ी संकुचित हुई। भले ही उसकी कामुई स्पीड अब सासुके से हुई पिछली लड़ाई से कहीं तेज थी, लेकिन सिर्फ आंखों के भरोसे फ्लाइंग राइजन और 9 टेल्स मोड वाले नारुतो को पकड़ पाना आसान नहीं था। अब उसने ठान लिया, चलो इस बच्चे को मेरी असली आंखों की ताकत दिखाते हैं। एक ग्रे रंग की चक्रा ऑनरा उसके शरीर से फूटने लगी, जो आखिरकार ग्रे सुसानो के रूप में बदल गई। आमतौर पर सुसानो का रंग उसके यूजर की पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। जैसे कभी काकाशी ने अपनी दोनों कामुई से ब्लू सुसानो खोला था, पर ओबितो जिसने अपनी आत्मा खो दी थी अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। उसका सुसानो भी उसी की तरह ठंडा और ग्रे था। 2 विशाल शूरिकेन उसके सुसानो के हाथों में प्रकट हुए। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। ये वही कामुई शूरिकेन थी जो पहले काकाशी ने मादारा से लड़ाई में इस्तेमाल की थी। ऐसी अटैक जिसे रोका नहीं जा सकता और जो अपने टारगेट को ट्रैक करती रहती है। अगर कोई इससे टकरा जाए तो वो सीधा कामुई डायमेंशन में खिंच जाता है। ओबितो ने वो कामुई शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंकी। नारुतो पूरी स्पीड में फ्लाइंग राइजन के साथ एक क्लोज्ड बैरियर के अंदर इधर उधर मूव करने लगा, लेकिन चाहे वो कितना भी डॉज करे, वो कामुई शूरिकेन लगातार दिशा बदलकर उसी की तरफ लौट आती थी। ओबितो हंस पड़ा, बेकार की कोशिश है। ये शूरिकेन तब तक पीछा करेगी जब तक निशाने पर नहीं लग जाती। शूरिकेन और करीब आ रही थी। नारुतो के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसने आखिरी दांव खेला, अपने हाथों में एक कंप्रेस्ड रासेंगन बनाया और पूरी ताकत से बैरियर की ओर दौड़ा। तेज प्रहार से बैरियर में दरारें उभर आईं और जैसे ही कामुई शूरिकेन उसके करीब पहुंची, वो दीवार आखिरकार टूट गई। नारुतो ने तुरंत फ्लाइंग राइजन एक्टिव किया और एक झटके में कई किलोमीटर दूर पहुंच गया। दोनों शूरिकेन अपना निशाना खोकर हवा में गायब हो गए। फिर उसने एक बार फिर फ्लाइंग राइजन से वापसी की और मैदान पर लौट आया। इस वक्त तक कुरामा की चक्रा आखिरकार पूरी तरह इकट्ठी हो चुकी थी। उसने वो सारी संचित ऊर्जा नारुतो को ट्रांसफर कर दी। नारुतो ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर सील बनाए और पलक झपकते ही हजारों शैडो क्लोन तैयार हो गए। अब सेज मोड की ताकत के साथ हर एक शैडो क्लोन के पास एक विशाल रासेंगन था। ओबितो ने ये देखा तो उसकी नजरें चमक उठीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नारुतो इतनी जबरदस्त शक्ति रखता है। उसके पास जो पुरानी जानकारी थी उसके मुताबिक 9 टेल्स जिंचुरी की तो बस कोनोहा का एक जूनियर निंजा था, लेकिन अब सामने जो ताकत थी वो किसी जोनिन से भी कहीं ऊपर थी। नारुतो के लगातार रासेंगन हमले ओबितो के सुसानो पर बरस रहे थे। ओबितो ने तुरंत खतरा महसूस किया और खुद को कामुई स्पेस में खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से अचानक जमीन फटी। वहां से एक और नारुतो का शैडो क्लोन निकल आया। सासुके का पुराना प्रतिद्वंद्वी होने के नाते नारुतो को अच्छी तरह पता था कि सुसानो की असली कमजोरी उसके पैरों के नीचे होती है। अचानक हुए इस अटैक से ओबितो को ट्रांसफर रद्द करके मजबूरन फेज मोड में जाना पड़ा। अब दोनों के बीच एक सहन शक्ति की लड़ाई शुरू हो गई। नारुतो देखना चाहता था कि पहले कौन थकता है, ओबितो की फेज क्षमता या उसका चक्रा रिजर्व। नारुतो के हमले लगातार ओबितो के शरीर से आर पार जा रहे थे, मगर वो रुक नहीं रहा था। करीब 10 मिनट बाद ओबितो की फेज टाइम लिमिट आखिरकार खत्म हो गई। इस बार रासेंगन पूरी ताकत से उसके सीने पर लगा। ओबितो घुटनों के बल समुद्र की सतह पर गिर पड़ा, तेज सांसें लेते हुए। पहली बार मिलते ही नारुतो उसकी हर चाल को ऐसे समझ रहा था जैसे वो उसके दिमाग में झांक रहा हो। उसकी हर तकनीक सीधे सीधे ओबितो की ताकतों को काउंटर कर रही थी। वो मानने को तैयार नहीं था कि ये लड़का बस 16 साल का है। लगातार फेज मोड और कामुई के इस्तेमाल ने उसकी दोनों आंखों की शक्ति को पूरी तरह थका दिया था। इसी बीच
नारुतो का असली शरीर धीरे धीरे उसके सामने आया। ओबितो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, एक आंख की कुर्बानी देकर अपना इज़ानागी एक्टिव करने की सोच ही रहा था कि तभी अचानक सैकड़ों चमकदार तितलियां हवा में घुलने लगीं और उनके बीच से एक परिचित आकृति बनी कोनन की। उसने हाथ झटका और पूरा समुद्र उसके सामने अनगिनत एक्सप्लोसिव टैग्स में बदल गया। ओबितो ने वो नजारा देखा तो ठिठक गया। इतनी बड़ी मात्रा कि धमाका कम से कम 10 मिनट तक चलता रहे। भले ही वो इज़ानागी इस्तेमाल करे, जीत की कोई उम्मीद नहीं बचती। उसका चेहरा सख्त हुआ, जबकि कोनन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। कभी वो ओबितो के हाथों मरी थी, आज आखिरकार उसे बदला मिल गया था। नारुतो ने शांत स्वर में कहा, अब बस करो ओबितो, अगर फिर कभी लड़ना चाहो मैं हमेशा तैयार हूँ। ओबितो ने थोड़ी देर सोचा, फिर भारी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, ये लड़ाई तुम जीत गए, लेकिन अगली बार तुम्हें अपने आज के फैसले पर पछतावा होगा। इतना कहकर वो थके हुए कदमों से पीछे हटा और एक पल में हिडन रेन की धुंध में गायब हो गया। नारुतो ने गहरी सांस ली। ओबितो से लड़ना सच में एक पल के लिए भी ढीला पड़ने नहीं देता। वो जानता था वो उसे दुश्मन से दोस्त बनाना चाहता है, मगर अभी के लिए ये टकराव दोनों की शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज रास्ता। इसके बाद नारुतो कोनन के साथ नागाटो के पास लौट आया। उसने अपने गुरु माता को बताया कि वो आगे क्या करना चाहता है, पूरे निंजा वर्ल्ड को एकजुट करना, जिसमें अमेगा कुरे भी शामिल हो। ओत्सुत्सुकी कबीले से लड़ने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा और वो चाहता था कि इस बार नागाटो और कोनन पूरी ताकत से उसका साथ दें। दोनों ने भरोसा दिलाया, अमेगा कुरे हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा नारुतो। ये सुनकर नारुतो के दिल में गहरी भावनाएं उमड़ आईं। रुखसती से पहले उसने नागाटो को एक फ्लाइंग राइजन कुनाई दी, जिसमें चक्रा डालते ही वो तुरंत वहां पहुंच सक। विदा लेने के बाद वो फ्लाइंग राइजन से कोनोहा लौटने ही वाला था, पर उसे याद आया पिछली जिंदगी में इसी समय वो अमर जोड़ी काकुजू और हिदान के प्रकट होने का वक्त था। उन दोनों को वो इस जन्म में अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, क्योंकि आने वाले युद्धों के लिए उसे न सिर्फ ताकत बल्कि पैसों की भी जरूरत थी, और काकुजू की धन कमाने की कला तथा हिदान की अमृता दोनों ही उसके मिशन के लिए परफेक्ट थे। अनावश्यक टकराव से बचने के लिए नारुतो ने खुद उन्हें ढूंढने का फैसला किया। वो ऊंचाई पर बैठकर सेज मोड में गया और कुछ ही देर में उन्हें महसूस कर लिया। फायर टेम्पल के पास कोनोहा की सीमा पर वहां नारुतो ने देखा काकुजू और हिदान ने अभी अभी चिड़िकू को मार गिराया था। हिदान के पैरों के नीचे वो अजीब सा रिचुअल सर्कल बना हुआ था। उसे देखकर नारुतो को अपनी पिछली जिंदगी की याद आई, जब असुमा सेंसेई ने अपनी जान देकर यही सीखा था कि हिदान को कभी भी अपना खून नहीं देना चाहिए। अब की बार नारुतो जानता था कि बिना चोट खाए भी वो इन दोनों को हरा सकता है, लेकिन उसका मकसद उन्हें हराना नहीं बल्कि उन्हें अपने साथ जोड़ना था। इसलिए उसने दिमाग से खेलने की सोची। उसने क्यूबी मोड हटाकर सिर्फ सेज मोड एक्टिव रखा। अचानक हिदान ने अपनी दरांती घुमाई और उस पर झपट पड़ा। नारुतो ने एक तेज साइड स्टेप लेकर अटैक को डॉज किया और फिर एक जोरदार मुक्का मारा, जिसमें माउंट म्योबोकू की अदृश्य फ्रॉग स्ट्राइक की ताकत थी। हिदान बिना समझे ही कई मीटर दूर जा गिरा। पिछली जिंदगी में नारुतो ने सुना था कि हिदान बहुत उतावला और गुस्सैल है। अब सामने देखकर यह बात सच साबित हो गई। उसका ईगो तोड़ने के लिए नारुतो ने आंखें बंद कर लीं और बोला, चलो जितना वार करना है कर लो। सेज मोड की संवेदनशीलता के कारण हिदान के हर हमले का उसे पहले ही एहसास हो जाता और वो बिना हिले डुले सबको चकमा दे रहा था। हिदान जितना वार करता उतना ही गुस्सा होता गया। यह देखकर काकुजू भी लड़ाई में शामिल हो गया। उसकी काली धागों जैसी नसें जमीन पर फैलने लगीं और नारुतो की ओर बढ़ीं। नारुतो ने तुरंत एक बड़ा रासे नगन बनाकर वार किया, जिससे काकुजू की नसें पीछे हट गईं। लेकिन तभी जमीन से निकली कुछ और काली डोरियां उसके शरीर से लिपट गईं। हिदान ने खुशी में उछलते हुए ऊपर से अपनी दरांती गिराई। उसे लगा अब खून मिल गया, पर उसी पल नारुतो का शरीर धुएं में बदल गया। वो तो बस एक शैडो क्लोन था। यह देखकर काकुजू के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वो सोचने लगा, जिससे अभी तक लड़ रहा था वो असली था ही नहीं। तभी असली नारुतो हिदान के पीछे प्रकट हुआ और पलक झपकते ही उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। हिदान ने घबराकर चिल्लाया, काकुजू जल्दी जोड़ दो मेरे शरीर को। लेकिन काकुजू को पास आने का मौका ही नहीं मिला। वो ध्यान से नारुतो को देख रहा था। उसे लगा जैसे वो फिर से हाशिरामा के सामने खड़ा हो। गंभीरता से उसने अर्थ ग्रज मॉड एक्टिव किया और फायर ब्लास्ट छोड़ा, जिसे उसने विंड स्टाइल के साथ मिलाया, जिससे पूरी जमीन आग के समंदर में बदल गई। किसी आम इंसान के लिए यह दृश्य डरावना होता, पर इस स्तर का हमला नारुतो के लिए नया नहीं था। उसने 2 और शैडो क्लोन बनाए और तीनों ने मिलकर जिराया सेंसेई की मशहूर तकनीक गोएमन 5 राइट गार्ड्स का इस्तेमाल किया, जिससे आग की लपटें जबरदस्ती पीछे धकेल दी गईं। काकुजू का फायर स्टाइल हमला नारुतो के जुत्सु से दब गया था। उसने तुरंत आगे बढ़कर एक जबरदस्त वाटर कैनन छोड़ी, लेकिन वो भी नारुतो की आग की दीवार को नहीं रोक पाई। आखिरकार काकुजू को अपना आखिरी लाइटनिंग मास्क इस्तेमाल करना पड़ा, तभी जाकर वो किसी तरह नारुतो के अटैक को रोक सका। कुछ देर की इस जबरदस्त टक्कर के बाद काकुजू को खुद पर शक होने लगा। एक साधारण सी लगने वाली फायर तकनीक ने उसे चारों मास्क इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। उसने पूछा, तू आखिर है कौन और चाहता क्या है? नारुतो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम है उजुमाकी नारुतो।
भविष्य का 7वां होकागे। उसने कहा कि उसके पास एक ऐसा मंच है जहां काकुजू अपनी धन कमाने की कला को और भी बड़ा रूप दे सकता है। जैसे ही काकुजू ने पैसे शब्द सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। नारुतो बोला, मुझे तुम्हें भविष्य में बनने वाले शिनोबी अलायंस के वित्त विभाग की जिम्मेदारी देनी है और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे मौजूदा संगठन से 2 गुनी सैलरी दूंगा। यह सुनते ही काकुजू का शरीर कांप उठा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। दिन के उजाले में सपने देख रहे हो क्या? उसने तुरंत अर्थ स्टाइल हार्डनिंग जुत्सु एक्टिव किया और पूरी ताकत से मुक्का मारा। नारुतो वहीं खड़ा रहा। न उसने बचने की कोशिश की, न डिफेंड करने की। बस हाथ उठाकर काकुजू का मुक्का रोक लिया और बाईं हाथ से उसकी बांह को पकड़ लिया। दूसरे हाथ में उसने बड़ा रासे नगन तैयार किया जो सीधा काकुजू को लगा और उसे उड़ा दिया। हारकर जमीन पर पड़े काकुजू के दिल में झंझावात उठ रहे थे। उसे साफ महसूस हो गया कि नारुतो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तक नहीं किया। फिर भी वो और हिदान दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए। उसने भारी सांस लेते हुए पूछा, तू आखिर है कौन? नारुतो हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर जानना है तो अमेगा कुरे जाकर कोनन से मिलो। यह सुनते ही काकुजू हिल गया, क्योंकि नारुतो को न सिर्फ अकात्सुकी के लीडर की लोकेशन पता थी, बल्कि कोनन का नाम भी। उसने सामने खड़े इस किशोर को देखा, सिर्फ 16-17 साल का यह लड़का, पर फिर भी उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसे वह 90 साल जीकर भी नहीं समझ पाया। फिर भी डबल पे के लालच ने उसे मना लिया। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं चलूंगा। चलो हिदान, देखते हैं ये लड़का सच बोल रहा है या नहीं। इस तरह नारुतो की मेहनत से अब तक अकात्सुकी के 4 सदस्य उसके पक्ष में आ चुके थे। इसके बाद नारुतो ने फ्लाइंग राइजन से सीधा ओरोचिमारू के ठिकाने पर छलांग लगाई। वहां सास्के बेहद बेचैन खड़ा था, क्योंकि ओरोचिमारू इस समय इटाची का इलाज कर रहा था। वो इतना तनाव में था कि उसे नारुतो के आने तक का एहसास नहीं हुआ। नारुतो ने उसे 2 बार पुकारा, तब जाकर वो संभला। असल में ओरोचिमारू ने इटाची के शरीर की जांच के दौरान पाया कि उसकी हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर थी। सास्के और ओरोचिमारू के बीच लंबी चर्चा हुई और आखिरकार यह तय हुआ कि इटाची का इलाज हाशिरामा के सेल्स की मदद से किया जाएगा। सास्के को भरोसा था कि ओरोचिमारू यह कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में डर था, क्योंकि हर कोई हाशिरामा सेल्स को सहन नहीं कर पाता। इसलिए जैसे ही सर्जरी शुरू हुई, वो बाहर बेचैनी से इंतजार करने लगा। नारुतो ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर ओरोचिमारू सामा, ये जरूर कर पाएंगे। काफी देर बाद सर्जरी रूम के दरवाजे खुले। ओरोचिमारू और सफलतापूर्वक सेल ट्रांसप्लांट करवा चुका इटाची बाहर निकले। ऑपरेशन सफल देखकर सास्के ने राहत की सांस ली। नारुतो आगे बढ़ा और बोला, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं इटाची ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे याद था कि भविष्य में सास्के को उसने नारुतो के हवाले किया था और आज नारुतो ने सच में उसे अंधकार से बाहर निकाला था। उसने दिल से धन्यवाद कहा, तुमने मेरे भाई को फिर से सही रास्ते पर ला दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और यह सब ओरोचिमारू सामा की मदद से संभव हुआ। अब वह जानता था कि वह नारुतो और सास्के के साथ आगे की लड़ाई में शामिल हो सकता है। कुछ समय बाद काबुतो तेजी से अंदर आया और बोला, किसामे को अकात्सुकी के पुराने बेस के पास देखा गया है। हालांकि काबुतो ने किसामे को सब समझाने की कोशिश की, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो साफ बोल गया, मेरे सामने सिर्फ इटाची ही बात करने का हक रखता है। नारुतो समझ गया, इस वक्त का किसामे ओबिटो का सबसे वफादार साथी है। उसे अपनी ओर लाने का एक ही तरीका था, इटाची को खुद जाना होगा। इटाची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, उसे मैं ही संभाल लूंगा। इस तरह नारुतो ने उनसे विदा ली और कोनोहा लौट आया, जबकि सास्के और इटाची दोनों यामाटो की जानकारी के आधार पर किसामे को ढूंढने निकल पड़े। वहां पहुंचकर किसामे ने इटाची को देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। जब उसकी नजर सास्के पर पड़ी, वो हैरान रह गया। उसे आखिरी बार सास्के तब दिखा था जब वो इटाची के साथ कोनोहा गया था। तो बस इतना ही था आज का एपिसोड। हाई पॉइंट्स दे दो, सुपर चैट दे दो, और भाई लोग मेंबर्स को मिलेगा वीडियो 12 घंटे पहले, तो मेंबरशिप लेना चालू कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं।